हाँ, तो किरण मैम, हम सब इस बात को जानते हैं कि आपने 15 साल इंटेलिजेंस सर्विस में, एक गवर्नमेंट सर्विस में सर्व किया है। इसके बाद अचानक ये सोशल सर्विस, लोगों की मदद करना, पॉलिटिकल पार्टी, ये डिसीजन अचानक कैसे? अचानक नहीं हुआ था ये। 2011 में अन्ना आंदोलन शुरू हुआ और पूरे देश को उसने उद्वेलित किया। मैं इंटेलिजेंस में काम करती थी, वहाँ पे ओपन सोर्स इंटेलिजेंस था, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में थी मैं। तो वहाँ पे 24 घंटे टीवी मॉनिटर करना होता था। बाई चांस उस टाइम पे मैं इंडियन चैनल्स को मॉनिटर कर रही थी और अन्ना आंदोलन को कवर किया जा रहा था। तो हम लोग भी कवर करते थे, आज रिपोर्ट्स बना के भेजना, उसके ऊपर लगातार उसकी रिकॉर्डिंग करना, उसको बनाना करना। तो वो सब करते करते बहुत बारीकी से उसको देखा, सारी चीज़ों को कवर किया। तो मैं बहुत इन्फ्लुएंस हुई उससे, और इन्फ्लुएंस इतनी ज़्यादा हो गई कि ऑफिस से बंक मार मार के जाने लगी। बंक? ऑफिस में बंक? ये सब अलाउड होता था? अलाउड नहीं होता था, उनको पता चलेगा तो फायर ही कर देते थे वो उस टाइम पे मुझे। लेकिन बस ये कि हाँ, रिकॉर्डिंग लगा दी, फिर थोड़ी देर के लिए गायब हो गए, फिर आ गए 3-4 घंटे के बाद, फिर आके उसको कर दिया रिपोर्ट्स। मतलब अपना काम कर देते थे, लेकिन वो एक सिस्टम था ऑटोमेटिक जिससे हम रिकॉर्डिंग लगा के जा सकते थे। तो आने के बाद उसको कवर किया, ये सब करते करते आना जाना हुआ, और फिर अचानक देखा गया कि 1 साल के बाद में एक ऐसा डिस्कोर्स चला कि पॉलिटिकल पार्टी बनी, आम आदमी पार्टी उसका नाम था, और मैं उससे जुड़ गई। क्योंकि मैं ऐसा मानती थी कि राजनीति से हम बहुत कुछ परिवर्तन देश में ला सकते हैं अगर हम सकारात्मक राजनीति करें। राजनीति का जो गंदा रूप हम देखते आ रहे थे इतने सालों से, और जो एक करप्शन का बहुत ज़्यादा माहौल बन गया था देश में, तो वो सब देखते देखते ऐसा लगा कि राजनीति बेस्ट पार्ट है जिसकी वजह से हम समाज में एक अच्छा बदलाव ला सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं लोगों को, अपने आप को भी एम्पावर कर सकते हैं ताकि हम लोगों की मदद कर सकें। जी, तो इस तरह से राजनीति में कम लोग ऐसा डिसीजन लेते हैं, इतना बोल्ड डिसीजन कि एक गवर्नमेंट सर्विस जहाँ पे ऑलरेडी आपको इतने पर्क्स मिल रहे होंगे, उसको छोड़कर आना लोगों की सेवा करने के लिए। काफ़ी कमेंडेबल डिसीजन, काफ़ी कमेंडेबल डिसीजन। थैंक यू, थैंक यू। तो आइए बैठ के बातें करते हैं। जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। मैं और जानना चाहूँगा आपसे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चले ऊपर कुर्सी टेबल पे तो बैठ जाएंगे। तो किरण मैम, जैसे कि अभी हम नीचे बात कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब, ऐसी प्रिविलेज जॉब जिसके पीछे आज सभी लोग जाना चाहते हैं, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के समाज सेवा करना, पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना, लोगों के हित में सोचना, क्या इन सब डिसीजंस के बीच परिवार की तरफ से कोई रोक टोक नहीं थी, या समाज की तरफ से कुछ रेजिस्टेंस? नहीं, देखो, जब आप कोई अच्छा काम करने जाते हो ना, तो मैंने ऐसा फील किया है कि हमें सबका सपोर्ट मिलने लगता है, क्योंकि हमारे आसपास वाले भी हमें देखते हैं, हमारे स्ट्रगल को देखते हैं, हमारे काम को देखते हैं, तो वो रिस्पेक्ट करते हैं। और मुझे तो अपने परिवार से काफ़ी कोऑपरेशन मिला। इनफैक्ट मेरे पूरी एक्सटेंडेड फैमिली से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला इस चीज़ के लिए। और मुझे कभी किसी ने नहीं कहा, क्योंकि 15 साल हो गए थे जॉब करते करते वैसे भी, तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं अब, और वो लोग अपने अपने कैरियर की तरफ हैं। तो ऐसे में मुझे इतना रेसिस्टेंस नहीं हुआ, क्योंकि एक समय गुजर चुका था, और एक लंबा समय एक ही जगह पे काम करके मेरे अंदर भी बड़ी काफ़ी मोनोटोनी आ गई थी। तो मुझे अच्छा लगा ये फील्ड उसके बाद, और कहीं ना कहीं मन में समाज सेवा था। कभी भी मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे को फुल टाइम जॉब करना है। तो एक था कि मुझे कुछ करना है, कुछ अलग करना है। अपने लिए तो सभी करते हैं, एक मैं डायलॉग हमेशा बोलती हूँ कि अपने लिए तो सभी करते हैं, क्यों ना भगवान ने जब हमें यहाँ भेजा है संसार में, तो हम कुछ अच्छा कर जाएं, लोगों के लिए कर जाएं, कुछ आसपास अपने रहने लायक एक एनवायरनमेंट बना लें। ये आपकी मोडेस्टी है कि आप इस बात को इतनी आसानी से कह रही है, जबकि आपने कह भी दिया, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है, एक आयनगर के निवासी होने के नाते, मैं भी आज का समाज जानने के नाते, मैं जानता हूँ कि ये रास्ता, ये प्रोसेस इतना आसान आपके लिए रहा नहीं होगा। पर जिस हिसाब से आपके माथे पे एक शिकन भी नहीं है और अभी भी काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच से आप इसको बता रही हैं, मैं काफ़ी खुश हूँ इस बात को जान के, और ऐसा ही थैंक यू, अप्रोच रहे। थैंक यू।
तो बीइंग एन रेजिडेंट ऑफ आयनगर, मैंने एक टर्म, या हम सब ने ये एक टर्म बहुत ही ज़ोरों शोरों से सुना है, एक संस्था, आपका स्टडी सेंटर, आपका स्टडी सेंटर। हाँ। तो क्योंकि आप इसकी फाउंडर हैं, तो मैं सीधा आप ही से जानना चाहूँगा कि आपका स्टडी सेंटर है क्या चीज़? आपका स्टडी सेंटर मेरे दिल के बड़ा करीब है। कोरोना की जब दूसरी लहर आई, नहीं इनफैक्ट पहली लहर में ही पढ़ाई बहुत बाधित हो रही थी बच्चों की, और आनन फानन में सरकार ने ऑनलाइन क्लासेस की ऑर्डर दे दिया और ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई। तो ऑनलाइन क्लासेस जब शुरू हुई तो देखा गया ऐसा, क्योंकि गवर्नमेंट जो हम स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़ के साथ काम कर रहे हैं, मैं पिछले 7 सालों से शिक्षा मंत्री जी की टीम से जुड़ी हुई हूँ, और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एक सुना होगा स्कूलों में है, गवर्निंग बॉडी होती है स्कूल की, उसमें 12 पेरेंट्स मेंबर होते हैं और उसमें कुछ सोशल वर्कर और एमएलए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, स्कूल के भी टीचर और प्रिंसिपल होते हैं, तो करके एक 16 मेंबर्स की कमेटी होती है। तो जब हम काम करते थे उसमें तो हमें काफ़ी गवर्नमेंट स्कूल में जाना पड़ता था, और गवर्नमेंट स्कूलों में ही वो कमेटियों को हम एम्पावर कर पाएँ, और उसके थ्रू हम समाज में काफ़ी, मतलब स्कूलों में काफ़ी बदलाव कर पाएँ। तो ये सब कर रहे थे, तो स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल्स में काफ़ी जाना आना होता था, तो उसके बारे में मैं सब कुछ जानती थी। तो वहाँ पे पता चला कि करीब मुश्किल से 20-25% बच्चे ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास ना डिवाइसेस थे ना डेटा था। डेटा का भी बड़ा पंगा रहता था, क्योंकि एक क्लास करने के बाद पता चलता था कि दूसरी क्लास में बच्चे क्यों नहीं आए, तो पता चला कि वो 1.5 GB डेटा होता है वो उनका एक दिन में ख़त्म, क्योंकि वो बेचारे मोबाइल में यूज़ कर रहे थे, कोई वाईफाई और अनलिमिटेड डेटा या इंटरनेट उनके पास नहीं था। तो ये सब चीज़ें, बड़ा एक गैप आ रहा था पढ़ाई में, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में 20% 25% जुड़ रहे हैं, बाकी के बच्चे कहाँ हैं हम ट्रेस नहीं कर पा रहे थे उस टाइम पे। तो उसमें भी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के जो पेरेंट मेंबर्स थे उन्होंने हमें मदद की, और वो कम्युनिटी में खोज खोज के बच्चों को लाए, फ़ोन किया उन पेरेंट्स को, फिर किसी पेरेंट्स के थ्रू दूसरे पेरेंट्स को फ़ोन किया, इस तरह से करते करते एक बना के काफ़ी बच्चों को हम ट्रेस आउट कर पाए। लेकिन अगेन वही प्रॉब्लम थी कि ऑनलाइन के लिए उनके पास डिवाइस, डेटा, एक घर में 4 बच्चे, 3 बच्चे, 2 बच्चे भी हैं, एक फ़ोन है घर में, तो वो अंडर प्रिविलेज, गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादातर बच्चे अंडर प्रिविलेज ही हैं, उनके पास एक फ़ोन घर में है और डेटा है लिमिटेड, तो वो ऑनलाइन क्लासेस उनके लिए फिजिबल नहीं था। तो जो डेटा का इतना इंक्रीज रेट हाँ, इंक्रीज रेट हो गया, 500 का हाँ अफोर्ड करना, जी। बिल्कुल, अफोर्ड करना मुश्किल हो रहा था उनके लिए। तो ऐसे में हमारा एक सर्कल है गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स का, चूँकि मेरे हस्बैंड खुद प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट स्कूल में, तो उनका भी एक पूरा सर्कल है, तो हम लोग उठते बैठते रहते हैं लोगों के साथ। तो टीचर्स डे पे हम लोग एक गेट टुगेदर कर रहे थे, क्योंकि टीचर्स डे हमारे लिए थोड़ा ऐसा ओकेशन होता है, हमें लगता है कि हम सब उसी कम्युनिटी से हैं, तो लेट्स बी सेलिब्रेटेड। तो हम लोग टीचर्स डे पे ऐसे ही गैदरिंग कर रहे थे, इनफैक्ट यहीं पे बैठे थे, करीब 30-35 लोग थे, और एक चर्चा विमर्श चला कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस है इससे नहीं हेल्प हो पा रही है बच्चों की। तो उसमें ये टर्म आया, फिर ये हुआ कि क्यों ना हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में इसको करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की मदद कर पाएँ। और वो करते करते फिर नाम सजेस्ट करना था कि नाम क्या हो, तो हम ऐसा नाम रखना चाहते थे जिससे लोग एसोसिएटेड फील करें, अपना फील करें उसको, तो हमने रखा उसका नाम आपका स्टडी सेंटर। उससे ये होना था कि वो एक ऐसा सेंटर था कि जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं था, मतलब कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा था उसमें। टीचर्स थे उसमें, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स थे उसमें, इंजीनियर्स थे, डॉक्टर्स थे, अदर प्रोफेशनल्स थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे, तो ये लोग सब आते थे उसमें पढ़ाने के लिए। तो इतने हाईली क्वालिफाइड, कंट्रीब्यूशन से आ रहे थे, एज इन वो हाँ सर्विस देने के लिए, हाँ बिल्कुल, कोई सर्विस, payment बिल्कुल वेमेंट बिल्कुल, हाँ नहीं, कोई पेमेंट इन्वॉल्व नहीं, क्योंकि मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी उन लोगों को, मैं मतलब फ्री में बच्चों को पढ़ाने, हाँ इतने हाईली प्रोफेशनल लोग थे और इतने हाईली पेड लोग थे वो, तो मैं उनको क्या ही पे कर देती, तो इसलिए मैं कुछ पे नहीं कर सकती थी उनको। तो उनका बस यही मकसद था कि उन्हें भी कुछ समाज में कंट्रीब्यूट करना था, कुछ अच्छा करने का उनके अंदर भी इच्छा थी, जैसा कि इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि जब आप कुछ अच्छा काम करने जाते हो तो आपके साथ वैसे ही लोग जुड़ते चले जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देखो कि कई सारे नेता पॉलिटिकल पार्टीज़ के घूम रहे हैं और अपने आप को दावा भी करते हैं कि हम समाज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ इस तरह की कोई टीम दिखाई नहीं देती है। तो मैं प्रिविलेज्ड अपने आप को फील करती हूँ कि मेरे पास ऐसी टीम है जो मेरे, एक बार तो ऐसी सिचुएशन आई, घर में ऐसी परिस्थिति आई कि मैं महीनों तक, महीना 2 महीना तक मैं देख भी नहीं पाई स्टडी सेंटर की तरफ, और फिर भी वो सुचारू रूप से चल रहा था, सुचारू रूप से चल रहा था और लोग अपना जान के चला रहे थे। उस टाइम पे मुझे फील हुआ कि आपका स्टडी सेंटर नाम रखने से
ये फ़ायदा हुआ कि सबने उसको ओन किया, अपना समझा। अपना समझा और अपना समझ के उसमें किसी ने उसका रोस्टर देखा, किसी ने उसका एक टाइम टेबल बच्चों का कि कैसे कब कौन से बच्चे आएंगे, कैसे बच्चों को इन्वॉल्व करना है, कैसे उनके सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है क्लास के अंदर, क्योंकि फ़िज़िकल क्लासेस हमने शुरू की थी। और उस टाइम पे मुझे टीचर्स का रिव्यू मिला पढ़ाने के बाद, इतना चेहरे पे उनके संतोष और खुशी का माहौल था, क्योंकि वो भी 6 महीने से बच्चों को नहीं देख पाए थे अपने स्कूलों में जो पढ़ा रहे थे, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स थे हमारे साथ। तो वो इतना खुश थे बच्चों को सामने देख के, और बच्चे इतना खुश थे टीचर को सामने देख के, तो उससे हमें भी बड़ी संतुष्टि मिली। और ऐसे ये आपका स्टडी सेंटर चला और ये जर्नी है और चल रहा है और चलता रहेगा। लोग कहते हैं कि आप राजनीति में हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी चुनाव का दौर आ रहा है इसके लिए किया है और फिर नहीं मिलेगी टिकट, घर बैठ जाएंगी तो ये भी बंद हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होने वाला है, ये सिस्टम तो ऐसा बन गया है अब कि चलता रहेगा। मैं रहूँ ना रहूँ, लोग जुड़ते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। क्योंकि आपने सेकंड सेशन में देखा, मतलब अभी जो दूसरा सेशन चल रहा है हमारा स्टडी सेंटर का, पिछले साल हमने 100 से ऊपर बच्चों को पढ़ाया था और इस बार भी 120 बच्चे एनरोल्ड हैं हमारे यहाँ। और मैंने देखा है कि उसमें अब जब सेकेंड सेशन में हम आए हैं तो पिछले साल के पास आउट बच्चे भी 6th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो 11th के बच्चे हैं, जो 12th में हैं, जो पढ़ के गए हैं, वो अब एक चेन की तरह हाँ, चलता तो जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट ही देना था हमें समाज में कि इसको हमें चलाते रहना है और आपके हमारे जैसे लोग आते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे और जाते रहेंगे। इसमें कुछ मनी तो इन्वॉल्व है नहीं, तो ये चलता रहेगा। इसके लिए हम सभी को निश्चिंत कर देना, मैं सबको निश्चिंत कर देना चाहती हूँ कि ये सेंटर ऐसे ही चलता रहेगा। तो किरण मैम, कोरोना की दूसरी लहर के समय एक संस्था जो कि आपके ही द्वारा चलाई गई थी, ये भी काफ़ी सुनने में आया, नाम आपका हेल्थ केयर, क्या आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब हम दूसरी लहर में थे तो एक तरह से पूरा गवर्नमेंट का मशीनरी, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया था। मैं इस बात को एडमिट करने में मुझे कोई हेसिटेशन नहीं है कि हम भी कहीं ना कहीं लैग कर गए थे लोगों को उस टाइम पे वो समस्याओं से बचाने में, क्योंकि बहुत सिवियर थी वो, बहुत ज़्यादा लोग, हाँ, कोई भी प्रिपेयर्ड, किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतना खतरनाक ये सिचुएशन होने वाली है। और उस टाइम पे ऑक्सीजन की कमी, अफरा तफरी, सब कुछ चल रहा था। तो मैंने देखा कि लोग हॉस्पिटल जाने के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। मतलब इतना डर गए थे लोग कि अगर वो घर में ठीक भी हो सकते थे ना तो वो घबरा के हॉस्पिटल भाग रहे थे, और उस भागदौड़ में उनकी ऑक्सीजन डिप कर रही थी। तो ये चीज़ डॉक्टर्स से भी बात करके आई निकल के कि अगर उनको हम काउंसलिंग कर दें, वो घर में रह जाएं शुरू के दिनों में, क्योंकि वो अक्सर मैंने देखा, मेरे पास भी लोग आते थे, मैं सीएम रिप्रेजेंटेटिव थी पहले दौर में ही, मुझे मुख्यमंत्री प्रतिनिधि बना दिया गया था मेरी पार्टी की तरफ से और सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी करके। 42 पूरी दिल्ली में सीएम प्रतिनिधि बने थे, उसमें से मैं एक थी। तो जब दूसरी लहर में ये घबराहट और अफरा तफरी चल रही थी तो ये देखने में आया कि लोग हमसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, और वो जो होम आइसोलेशन में डॉक्टर्स की टीम बात करती थी, ये सब था, ये कहीं ना कहीं सिस्टम कोलैप्स कर गया था या लैग कर रहा था कुछ, जिसकी वजह से हम नहीं पहुंच पा रहे थे शायद उन लोगों तक, और वो घबरा के हॉस्पिटल्स भाग रहे थे और हॉस्पिटल में बेड्स की कमी हो रही थी। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना उनको काउंसलिंग करके पहले दूसरे दिन से ही नॉर्मलाइज कर दिया जाए और थोड़ा सा जो ट्रीटमेंट, बेटर ट्रीटमेंट देके, मतलब दवाइयों और डॉक्टर से बात करवा देंगे तो हो सकता है कि उन घबराहट से वो रिलैक्स हो जाएं। और ऐसा हुआ भी। हाँ, और मौसम के बदलाव के चलते ये भी कंफ्यूजन हो रहा था कि क्या ये नॉर्मल फीवर है या ये कोरोना है। तो ये प्रॉब्लम तो ऐसे में, हाँ, ये सब कंफ्यूजन्स के बीच में ही अफरा तफरी थी। तो ऐसे में हमने, मेरे साथ एक डॉक्टर हमारे साथ थे आपका स्टडी सेंटर में, जो पार्ट टाइम कभी कभी आते थे पढ़ाने के लिए या बच्चों को मोटिवेट करने के लिए क्लासेस लेते थे कभी कभार। तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया और उनसे बात की इनफैक्ट मैंने, कि क्या हम कुछ मदद कर सकते हैं। तो हमने फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स एमबीबीएस के और डेंटिस्ट जो करके पास आउट करके निकले थे और प्रैक्टिस में थे, तो ऐसे हमारे पास 3 डेंटिस्ट, 2 एमबीबीएस के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जो ऑलमोस्ट इंटर्नशिप की तरफ थे, तो उनकी ड्यूटी लग गई थी, हॉस्पिटल्स में ड्यूटी भी लगी थी, बट कंपैरेटिवली वो बाकी सीनियर डॉक्टर से थोड़ा फ्री थे, जो हमें टाइम दे पा रहे थे, कॉल उठा पा रहे थे हमारे लोग, ये सब कॉल पे होना था। तो हमने एक टेली कंसल्टेशन करके एक आपका हेल्थ केयर शुरू किया। मतलब अगेन फिर नाम रखना था कि कुछ तो ऐसा रिकॉग्नाइज करने के लिए होना चाहिए, तो आपका हेल्थ केयर हमने रखा। और कहीं ना कहीं
आपका वर्ड मुझे इसलिए भी वो करता काफ़ी है कि आम मेरी आदमी पार्टी से पार्टी भी जी, थोड़ा सा बिल्कुल। फेमिलियर हो जाता है वो। तो और काफ़ी आसान नाम भी है, मुँह पर लोग रहता कनेक्ट है, कर पाते वार्म्थ हैं, फ़ील होता है लोग आपका। कनेक्ट कर पाते हैं, लोग कनेक्ट कर पाते हैं इस वर्ड से आपका। जी, तो उनको ये लगता है कि वो उनके लिए बना है। तो इस तरह से हमने 8 डॉक्टर्स की टीम बनाई और एक ग्रुप बनाया और उनको फिर फ़ोन पे रखा, अलग-अलग टाइम पे ड्यूटीज़ उनकी अलॉट की कि इस टाइम पे आप फ़ोन उठाओगे, इस टाइम पे आप फ़ोन उठाओगे। और इस तरह से एक कोऑर्डिनेशन रहता था, एक कॉमन प्रिस्क्रिप्शन हमारे सीनियर डॉक्टर्स दे दिया करते थे और वो लोग जो शुरुआती दौर के मरीज़ होते थे, उनको जी। करते थे। तो हमने 250 करीब लोगों की इस तरह से उस ओवर द पीरियड 1.5 से 2 महीने के अंदर, 1 महीना ही कह सकते हो आप, 1 से सवा महीना ही, ये बहुत ज़्यादा जी, चला था सीरियसली ये प्रॉब्लम। तो ऐसा हुआ कि उस दौरान हमने 250 लोगों की कॉल्स उठाई ऐसे मरीजों की और उसको हमने पब्लिक ग्रुप्स, मेरे पास बहुत सारे हैं, मैं चूँकि सोशल वर्क में भी हूँ और आम आदमी पार्टी से भी जुड़ी हुई हूँ और यहाँ के बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत सारे आरडब्ल्यूएस के ग्रुप्स में हूँ। तो ईज़ी होता था मेरे लिए मैसेज स्प्रेड करना, तो हमने ये एक हेल्पलाइन नंबर जारी करके दे दिया कि ये आपका हेल्थ केयर का नंबर है, आप इस पे कॉल करिए और हमारे डॉक्टर्स आपको फ्री कंसल्टेशन देंगे। ये भी कंप्लीटली फ्री था। तो ऐसे में बड़े आराम से लोग हमसे बात कर पाए, बड़ा रिलैक्स फ़ील किया उन लोगों ने और ऐसा हुआ कि सिर्फ़ 2 मरीज़ों की हालत सीरियस हुई थी अस्पताल तक पहुँचाने लायक एंड होपफुली वो दोनों में से भी एक घर आ गए थे और एक अनफॉर्च्यूनेटली उनकी डेथ हो गई थी। बाकी लेकिन 250 लोगों में से आप कह सकते हैं कि 248 मरीज़ कि सेफ़ली घर पे इलाज उनका पाके इलाज हुआ। हमारी वजह से कंसल्टेशन लेके रिलैक्स होके ठीक हो गए घर पे। तो अफ़रा-तफ़री नहीं मची। तो इस ये था आपका हेल्थ केयर, इस तरह से हम एक बना रहे थे और आपका हेल्थ केयर को तो हमने बाद में भी चलाया था। उस हेल्पलाइन नंबर को हमने बाद में भी रखा था। उसमें हम सीनियर सिटीज़न्स को सुबह 8 से 9 बजे तक या 8 से 10 बजे तक 2 घंटे का एक फ्री कंसल्टेशन दे रहे थे। वो कंसल्टेशन भी था और एक तरह से सलाह थी। अच्छा, कि जो ओल्ड एज की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें कुछ वो लोग बात करना चाहते हैं किसी डॉक्टर से, हाँ जी। बात करके थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। तो एक ये आपका हेल्थ केयर चला था और अभी भी था, अभी रिसेंटली अभी थोड़ा-सा हम किसी और चीज़ में किसी नए प्रोजेक्ट के लिए तैयार हो रहे हैं, तो अभी उसको हमने स्टॉप किया हुआ है, लेकिन वो काफ़ी दिनों तक आपका हेल्थ केयर चल रहा था। तो किरण मैम आप आयनगर में कब से हैं? मैं 1999 में मेरी शादी हुई थी और मैं शादी होके आया-नगर आई थी। मेरे हस्बैंड यहाँ पे जॉब करते थे। मैं उससे पहले हैदराबाद में थी जी, और वहाँ अपने फादर के साथ रहते थे हम लोग। तो शादी के बाद मेरा आना हुआ है। 1999 में 9 में आया-नगर आ गई थी। आयनगर में आने के बाद ये ख़्याल आपको कब आया कि आपके अगल-बगल रह रहे लोगों के बीच मतलब जो रह रहे हैं यहाँ पर, आपको उनकी मदद करनी है, सेवा करनी है, इन लोगों को जोड़ना है ऐसा कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज़ प्रोवाइड की जा सके। ये ख़्याल आपके मन में कब आया? आया-नगर एक अनऑथराइज़्ड कॉलोनी है और यहाँ पे जब हम आए थे, आप उम्मीद कर स मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि 22-23 साल पहले यहाँ पर क्या रहा होगा। मतलब जहाँ मैं रह रही हूँ, जहाँ बिल्डिंग्स बहुत सारी अभी आपको दिखाई दे रही हैं, ये पूरा फार्म खाली था। मतलब 2-3 घर थे बस दूर-दूर। तो सुविधाओं की कमी थी, सरकार की तरफ से कोई सुविधाएँ नहीं थीं। तो नेचुरली हमें बाहर निकलना पड़ा। वो एक मतलब अनफॉर्च्यूनेट कह लीजिए कि हमें वैसा सोसाइटी नहीं मिली जहाँ पे सब कुछ ड्रेन और सिस्टम सब सारा पहले से सब होता है और हाँ, घर हम बनाते हैं। यहाँ पे ये सिस्टम है कि घर बना लिया और उसके बाद हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के पीछे भाग रहे हैं कि अब बाकी हमें और चीज़ों बिजली को का खंभा करवाना दे है। दीजिए, पानी का पाइपलाइन दे दीजिए। तो वो और आया नगर में ना 10-15 साल पहले बहुत मतलब हमारे स्पेशली इस फेज़ 5 में बहुत पानी, घुटनों भर पानी भरा रहता था। नालियाँ साफ़ नहीं रहती थी। उस टाइम के पार्षदों का मैं नहीं कह सकती कि मतलब मैं इतनी ज़्यादा समाज सेवा में और राजनीति में सक्रिय नहीं थी और ना हम जानते थे कि राजनीति होती क्या है और पार्षद क्या, मतलब हम अपने काम में लगे हुए थे। मेरे 2 छोटे बच्चे थे और घर में थे और जॉब कर रहे थे, अपनी गवर्नमेंट जॉब थी। तो एक नॉर्मल लाइफ़ मैं लीड कर रही थी, लेकिन तंग आके निकलना पड़ता था घर से बाहर। समस्याएँ इतनी थी कि निकलना पड़ता था। कभी घुटनों भर पानी लगा हुआ है तो उसके लिए हमें पार्षद के यहाँ जाना पड़ रहा है मिलने के लिए कि भाई इसको साफ़ करवा दीजिए। बिजली के पोल नहीं थे तो बार-बार दौड़ रहे हैं। तत्कालीन
प्रतिनिधियों के पास कि आप बिजली का पोल लगवा दीजिए। तो इस तरह की चीज़ें करते करते, और फिर सोसाइटी भी इस तरह की नहीं थी, मतलब काफ़ी अवेयरनेस की कमी थी हर चीज़ की यहाँ पर, हर तरह से अवेयरनेस की कमी थी, चाहे वो महिलाओं में कह लो, बच्चों में कह लो। तो वो सोसाइटी मुझे ऐसी मिल गई। मेरी पूरी फैमिली जो है, एक्सटेंडेड फैमिली भी, सभी लोग ऑलमोस्ट या तो बाहर रहते हैं, या मतलब देश के बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, और या अच्छे शहरों में, सब बड़े शहरों में हैं। मैं भी बड़े शहर में ही हूँ दिल्ली दिल्ली में। राजधानी है, लेकिन जहाँ हम रहते हैं वो राजधानी जैसा नहीं लगता है। तो मैं कभी-कभी सोचती भी थी कि मैं यहाँ क्यों आ गई? लेकिन अब शायद मुझे अब मुझे शायद महसूस आपने होता फिर है यही कि ठान लिया कि शायद अब मुझे इसी भेजा को, गया यहाँ पर इस इलाके को कि कैसा बड़ा बना दिया। कोशिश तो यही है। अपकमिंग एमसीडी इलेक्शन में आम आदमी पार्टी की ओर से आयनगर के एक्सपेक्टेड कैंडिडेट पर आपको देखा जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो आप यहाँ के जनता की उम्मीदों पर खड़ा उतरने के लिए आपने क्या प्लानिंग किया, आपने कैसे सोचा है? देखिए, अभी तक जो हमारे कार्य हैं, आपने देखा जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे बेसिकली हम काम कर रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो सरकारें लगातार करती आ रही हैं, और आम आदमी पार्टी ने तो अभूतपूर्व बदलाव किया है आया-नगर में, स्पेशली आया-नगर में। सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में, पूरी दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में बहुत अच्छा काम हुआ है, और रोड, नाली, सड़कें काफ़ी बनाई हैं आम आदमी पार्टी ने। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो काफ़ी हद तक काम हो रहा है। हमारी कोशिश रहेगी कि एक विज़न हमारे पास ऐसा हो, ताकि हम आया नगर के लोगों के जीवन स्तर में कुछ सुधार कर सकें, कुछ बदलाव कर सकें, कुछ विकास कर सकें। मेरा ये मानना है कि शिक्षित, स्वच्छ और समर्थ आया नगर, उस दिशा में हम काम करेंगे, और उसके लिए जो भी करना होगा, जैसी भी टीमों का गठन करना होगा, जिस तरह से भी संस्थाओं को लाना होगा, जिस तरह से गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट करना होगा, वो सब करेंगे। और मेरा ये मानना है कि हम जीवन स्तर को थोड़ा-सा सुधारने पे या इम्प्रूव करने पे काम करेंगे यहाँ पर। किरण मैम, आया नगर के मौजूदा पार्षद की कार्यशैली और उनके नीतियों के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश तो बहुत की है, लेकिन कहीं न कहीं मैं ऐसा मानती हूँ कि उनके अंदर एक विज़न की कमी है। वो एक शॉर्ट टर्म इंस्टेंट कुछ करने पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। तुरंत एक बहुत बड़ा पार्क, एक अच्छा खासा प्लेग्राउंड था बच्चों के लिए, उसको एक पार्क के रूप में डेवलप किया, ठीक है, पार्क भी चाहिए था, लेकिन कहीं न कहीं वो प्लेग्राउंड डिस्ट्रॉय हो गया। और एक छठ पूजा होती थी यहाँ पर। मैं पूर्वांचल से हूँ, और यहाँ पर पूर्वांचल की पॉपुलेशन करीब 70% है। 70% से ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी, मेजॉरिटी है एक तरह से। तो यहाँ पर छठ पूजा बहुत भव्य रूप से होती थी, और 10,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर, एक शिवहंसा चौक पे एक ग्राउंड है, छठ ग्राउंड ही उसको कहा जाता था पहले, तो वहाँ इकट्ठे होते हैं और छठ पूजा करते हैं। तो एक तरह से उन्होंने पूरे उस पार्क को डेवलप करने की प्रक्रिया में उस पूरे पूर्वांचल समाज के जो भावनाएं हैं उसको आहत किया उन्होंने कहीं ना कहीं। छठ पूजा को उन्होंने एक तरह से राजनीति का वो बना लिया, क्योंकि सबको इनको लगता था कि इतनी गैदरिंग होगी तो कहीं ना कहीं ये लोग यूनाइट भी दिखेंगे, यूनाइट हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं टिकट पे हो सकता है असर आए, कुछ तो इन्होंने सोचा ही होगा। तो इन्होंने हमें खंडित करने का, पूरे पूर्वांचल समाज को विघटित करने का इन्होंने बीड़ा उठाया, और उसी दौर में इन्होंने इस पार्क बना करके उस छठ ग्राउंड को ऑलमोस्ट ख़त्म किया। और इस बार की छठ पूजा में भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। छठ घाट यहाँ नहीं खोदने देंगे, वहाँ नहीं खोदने देंगे, इनके लोगों द्वारा भेजा गया इनके, काफ़ी फिर पुलिस आई, पुलिस का प्रशासन आया और विधायक जी आए, और उनके इंटरवेंशन से, हम सब लोगों के खड़े होने से फिर कई सारे घाट वहाँ बने और पब्लिक को काफ़ी फ़ायदा हुआ। और 15,000 लोगों की गैदरिंग इस बार थी और काफ़ी अच्छा माहौल था, काफ़ी पॉजिटिव लगा। तो ये सब चीज़ें देखते हुए मुझे लगता है, और आप चले जाएंगे पूरे ब्लॉक्स में, अगर अंदर चले जाएंगे, नालियाँ वालियाँ सब कुछ, इतनी ब्लॉक हैं, सब रोड पे पानी ओवरफ्लो होता रहता है। तो रोड नाली तो बना दी है आम आदमी पार्टी की सरकार ने, लेकिन जो निगम का काम है साफ़ सफाई का, बेसिक काम है सैनिटेशन का, निगम का बेसिक काम है प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन और सैनिटेशन, और ये तीनों चीज़ों में फेल हैं। इनका दिखावाबाजी पे ज़्यादा काम है, ठीक है वो भी ज़रूरी है, लेकिन बेसिक काम जिसकी वजह से जनता को जो सुविधाएं मिलेंगी, मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी, नाला की सफाई, मुझे नहीं लगता है कि फेज़ 5 में 2016 में आम आदमी पार्टी ने नाला बना दिया था, बहुत बड़ा नाला बनाया था, और पिछले पार्षदों द्वारा जो कीचड़ और गंदगी यहाँ हुआ करती थी, उन्होंने भी कोई सफाई वफाई का काम नहीं किया था। तो वो
रोड और नाली बनने के बाद वो काफ़ी हद तक हमारे लिए सुविधाजनक हो गया था, लेकिन पिछले 5-6 सालों में एक बार भी उस नाले की डिसिल्टिंग नहीं हुई है। जो संडे मार्केट का जो दोनों तरफ नाला है उसकी कभी कोई डिसिल्टिंग नहीं हुई है। तो ये सब चीज़ें हैं इतने जो पूरे लंबे, और किसी ने पूरे उनको रिपोर्ट नहीं किया। नहीं, रिपोर्ट करते हैं लोग, रिपोर्ट उनके पास रोज़ जाते हैं लोग इन चीज़ों के लिए कि साफ़ सफाई करवा दीजिए। रोज़ ग्रुप्स में लोग 5-6 लिखते हैं साल कि काफी लंबा टाइम होता है। हाँ, संडे मार्केट में हमेशा पानी भरा रहता है, वो कहीं न कहीं उसके लिए वही ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि दोनों तरफ नाला पूरी तरह से ब्लॉक है, पानी फ्लो नहीं हो पाता है, तो थोड़ा-सा भी बारिश होती है तो वो पानी आपको सड़क पे ही नज़र आता है। नालियों का पानी ओवरफ्लो होके, तो नालियाँ साफ़ नहीं हो रही हैं, तो ये सब चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक सैनिटेशन का काम है। प्लस एक बड़ा दुःख की बात है कि एच ब्लॉक और C2 के पास एक बड़ा ग्राउंड है, जहाँ पे अभी उन्होंने पूरा कूड़ा घर बना के रख दिया है, वहाँ पे डंपिंग यार्ड बना दिया है कूड़े का। जहाँ एक प्राइमरी स्कूल, MCD का प्राइमरी स्कूल पास हुआ था। गवर्नमेंट की तरफ से, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से लैंड एलोकेट हो गई थी निगम को वहाँ स्कूल बनाने के लिए। और अब इन्होंने जाके उसको रुकवा दिया, क्योंकि इनको वहाँ पार्क बनाना था, खेलने के लिए जगह। इनको जगह जगह बस पार्क बनाना है, इनको बेसिक चीज़ें दिखाई नहीं देती कि बच्चों का पढ़ना भी ज़रूरी है। जो पढ़ेंगे बच्चे तभी आगे बढ़ेंगे और उनका नैतिक विकास होगा। खेलना भी ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई से ही उनका नैतिक विकास होगा और आगे वो अच्छा सोच पाएंगे, अपने समाज के लिए बेहतर सोच पाएंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक और प्राइमरी स्कूल की यहाँ ज़रूरत है। दिल्ली सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा स्कूल, 2 बड़े स्कूल यहाँ पे बन रहे हैं आया नगर में, और उससे काफ़ी हद तक हम उस गैप को फिल कर पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि MCD में आऊँ तो एक प्राइमरी स्कूल और यहाँ के लिए मिले, बारात घर लोगों को मिले, जो यहाँ पे ऐसी पब्लिक रहती है जो अफोर्ड नहीं कर सकती बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल। उनको एक बेसिक जो गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसिलिटी होती है अपने बच्चियों की शादी करने के लिए या छोटे मोटे फंक्शन करने के लिए, जो सस्ते रेट पे उनको मिल सके, ऐसी एक सुविधा की कमी है यहाँ पे। तो मैं कोशिश करूँगी कि वो बने यहाँ, और प्राइमरी हेल्थ पे काम करेंगे। और ये जो मलेरिया और डेंगू की दवाइयाँ सिर्फ इनकी फ़ाइलों में चलती हैं, वो हम कोशिश करेंगे कि सही मायने में उसका यूज़ हो और वो डाली जाए और मच्छर ना पनपे, यहाँ सफाई रहे। इस चीज़ पे कोशिश करेंगे हम आएंगे तो ये है उनकी नीतियाँ और ये है उनके विचार, कार्यशैली, जिसमें हम थोड़ा सा चाहेंगे कि हम आएँ तो उसको कुछ अलग रंग दे के लोगों के जीवन में कुछ सुविधा मुहैया करा सकें। जैसे कि आपने कहा कि आप पूर्वांचली हैं और मैं भी पूर्वांचल से हूँ, तो रउआ अगर सीट जीता था, नहीं मिला था, रउआ के सीट मिला था, तो हम ही लोग के वेलफेयर खातिर, रिप्रेजेंटेशन खातिर रउआ का सोचले बानी? देखिए, रिप्रेजेंटेशन तो बहुत ज़रूरी बा, क्योंकि सबसे बड़ा तबका यहाँ पर पूर्वांचल के बा, तो रिप्रेजेंटेशन तो ज़रूर होके के चाही। काहे कि आज तक नेता लोग हमनी के वोट बैंक के रूप में खाली देख ले बा। तो कोशिश रही कि हम बेहतर प्रतिनिधित्व दे सकें वो पूरा पॉपुलेशन के, और साथ साथ ही पूरी आया नगर की जनता को भी एक समावेशित माहौल देंगे, ताकि सब लोग एक साथ मिलजुल के सद्भावना के साथ रह सकें। पूरे प्रवासी, पूरे गांववासी और पूरा पॉपुलेशन कॉलोनी का, गांव और कॉलोनी बेसिकली सब लोग एक साथ मिल के रह सकें, समावेशी रूप से रह सकें, और किसी के मन में किसी के लिए द्वेष ना हो। हमारा तो यही सपना है आया नगर के लिए, और इसी सपने पर काम करेंगे। तो किरण मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आशा करूँगा कि नेक्स्ट टाइम जब इस इंटरव्यू का सेकंड पार्ट बनाया जाए तो आपको पार्षद के रूप में देखूं, आया नगर के लोगों को सर्व करते हुए देखूं। हम सब पूर्वांचलियों की यही दुआ है, यही कोशिश चाहेंगे अपनी ओर से कि आया नगर और प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़े और ग्रोथ की तरफ, जिस हिसाब से आपने कहा और जैसा आप एक व्यू पॉइंट रखती हैं आया नगर को लेके, आप वो पूरा करें। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर द बेस्ट विशेस। आई होप हम लोग अगली बार जब इंटरव्यू करेंगे तो जैसा आपने कहा वैसा हो। थैंक यू।